गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो मेरे चैनल की 9th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 रीजंस जिसकी वजह से मैंने अपनी KTM RC390 को बेचा और उसके बाद मैंने स्विच किया रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 पर। अब दीज 10 रीजंस आर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, लेट्स गो। मैंने KTM RC390 को परचेज़ किया था 2016 अक्टूबर में और इस बाइक को परचेज़ करने का मेजर रीज़न था वीकेंड राइड्स। वीकेंड राइड्स में दिस बाइक इज़ अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आता है शॉर्ट डिस्टेंस राइड में इस बाइक पर। लेकिन जब मैंने इस बाइक पर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग की, मैं दिल्ली से राजस्थान गया और दिल्ली से उत्तराखंड की मैंने राइड की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा मज़ा मुझे टूरिंग पे आता है इंस्टेड ऑफ वीकेंड राइड्स। वीकेंड राइड्स मेरे लिए बहुत मोनोटोनस हो गई थी। अब इन लॉन्ग डिस्टेंस राइड करने पर मुझे कुछ कमियां नज़र आईं इस बाइक में, जो एक्चुअली बाइक की कमी नहीं है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बाइक से चेंज हो गई थी, इसलिए मुझे वो कमी लग रही थी। और वो कमी सबसे पहली जो मुझे महसूस हुई वो थी कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू रिक्वायर इन योर बाइक व्हेन यू आर टूरिंग, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। सो दिल्ली से लेके माना तक की राइड हमने तय की थी अराउंड 17 आवर्स में। दिल्ली से हम 17 आवर्स में लगातार राइड करके ऑब्वियसली फूड ब्रेक्स और बीच में वॉशरूम ब्रेक्स हमने लिए थे, बट ओवरऑल 17 आवर्स लगे हमें दिल्ली से माना पहुंचने में। अब ये डिस्टेंस था अराउंड 650 to 700 किलोमीटर्स के अंदर। इस डिस्टेंस को तय करने के बाद मेरे को नेक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था और लॉन्ग डिस्टेंस में ये मेजर चीज़ थी मेरे साथ कि RC390 पर मुझे रिस्ट पेन नहीं होता था, लेकिन नेक पेन मुझे बहुत ज़्यादा होता था। इसी वजह से RC390 पर की गई राइड्स को मैंने ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं किया है एक्शन कैम से, क्योंकि एक्शन कैम हेलमेट में लगाने के बाद नेक पे और ज़्यादा लोड बढ़ जाता था और ये पेन और ज़्यादा बढ़ जाता था। Comfort is one major thing why I decided to move from a super sport bike to a naked bike जिसमें एक upright stance होगा और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में मुझे नेक पेन जैसी चीज़ या बैक पेन बिल्कुल नहीं होगा। मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, RC390 का बहुत ही अग्रेसिव नेचर है इंजन जो है इसका। इसको आप लोअर रेव्स में चलाएंगे तो बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा, थ्रॉटल भी बहुत ज़्यादा जर्की फील होगा, लेकिन हायर रेव्स में बाइक बहुत अच्छी चलती है। सिटी के अंदर जो मेरी राइडिंग थी उसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मुझे कम स्पीड पर इसको कम गियर में रखना पड़ता था, यानी कि 30 to 40 स्पीड है, 50 स्पीड है, मुझे ये सेकेंड या मैक्सिमम थर्ड गियर में रखनी पड़ती थी बाइक। सो आई रियलाइज दैट आई वॉज राइडिंग दिस बाइक फास्टर दैन वॉट इज़ रिक्वायर्ड विद इन द सिटी। मैं अराउंड 100-120 हमेशा चलता था इस बाइक पे सिटी के अंदर, जो कि इस बाइक में करना बहुत ज़्यादा आसान है। सो आई वॉन्टेड समथिंग विच वॉज कंफर्टेबल इवन व्हेन आई एम राइडिंग स्लो। मुझे स्लो राइड करने का मन है तब भी इस बाइक में ज़्यादा परेशानी ना हो, जो RC390 पर नहीं हो पा रही थी। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो RC390 जिस तरह से एक रेसिंग बाइक है तो उसका वेट कम से कम रखने की कोशिश की गई है ब्रांड की तरफ से, और इसके लिए मेटल पार्ट्स इसमें बहुत ही मिनिमम है। सिर्फ जो बाइक की चैसी है, उसके अपसाइड डाउन फोक्स हैं, उसका फ्रेम है और जो उसके स्विंग आर्म हैं, सिर्फ यही थे मेटल के पार्ट्स। बाकी इवन व्हील्स मेटल के थे लेकिन लाइट वेट थे। बाकी सारे के सारे पार्ट्स फाइबर के या प्लास्टिक के थे, क्योंकि वेट कम रखना था और पावर ज़्यादा रखनी थी। अब इस वजह से होता यह है कि हाईवे पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस बाइक पर। हाईवे पर ये बाइक थोड़ी सी फ्रेजाइल फील होती है और हाईवे स्पीड्स पर यानी कि 100-120 पर जो रॉक सॉलिड फील आनी चाहिए वो नहीं आती है, क्योंकि ये टूरिंग बाइक नहीं है। अब इंटरसेप्टर पर 100 से 120 बहुत ही सेफ़ फील होता है, बाइक बिल्कुल सीधी रहती है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेप्टर का बहुत ही अच्छा है। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर अगर क्रॉस विंड भी आती है तो बाइक बिल्कुल भी नहीं हिलती, और RC390 पर जब क्रॉस विंड्स हिट करती थी हाईवेज़ पर 100-120 की स्पीड पर, तो बाइक थोड़ी सी हिल जाती थी और वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा लूज़ कर देते थे। पॉइंट नंबर 4, एग्जॉस्ट नोट। अब RC390 को बेचने का रीज़न डेफिनेटली एग्जॉस्ट नोट तो नहीं था। दिस समथिंग दैट इंटरसेप्टर को जो ख़रीदने का रीज़न था उसमें से एक एग्जॉस्ट नोट ज़रूर था। इंटरसेप्टर का स्टॉक एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अमेजिंग है। इस क्लिप में मैं आपको थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि मोटो विंग्स के एयर फिल्टर लगाने के बाद एग्जॉस्ट नोट कैसी हो गई है। तो आप सुनिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको भी इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ जो आवाज़ है कैसी लग रही है।
पॉइंट नंबर 5 जो कि है पिलियन कंफर्ट। अब RC390 का पिलियन कंफर्ट कैसा है, मुझे इस बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि RC390 की जो रियर सीट है वो लुक्स को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा डिज़ाइन की गई है, कंफर्ट के लिए नहीं बनी है। इट लुक्स लाइक अ काउल मोर देन अ सीट, एंड उस पर जो भी पिलियन राइडर है वो आधे 1 घंटे से ऊपर बैठेगा तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था, बोथ फॉर द पिलियन एंड फॉर द राइडर इज़ वेल, क्योंकि सारा का सारा वेट जो है वो आगे की तरफ फोर्स्ड है और पिलियन का जो वेट है ब्रेक मारने पर वो सारा का सारा जो राइडर है उसके रिस्ट पे आता था। तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है मेंटेनेंस कॉस्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सर्विसिंग की। सर्विसिंग कॉस्ट RC390 और इंटरसेप्टर 650 का लगभग बराबर है। दोनों के सर्विसिंग में लगभग लगते हैं 2800 to 3200 रुपीज़। लेकिन मेजर डिफरेंस है इनके सर्विस इंटरवल में, जहां आपको RC390 को सर्विस कराना पड़ता है साल में लगभग 3 बार। अगर आपकी राइडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज राइडिंग है, तब भी आप 3 बार बाइक को सर्विसिंग कराएंगे। तो ये मतलब हुआ 4 महीने में एक बार आपको सर्विसिंग करानी होती है RC390 की। वहीं आप इंटरसेप्टर 650 साल में एक सर्विसिंग भी कराएंगे तो भी चलेगा, अगर दोनों की राइडिंग सेम है तब भी, क्योंकि इसका सर्विस इंटरवल अराउंड 6 to 10,000 किलोमीटर्स का है। और साल में अगर आप लगभग 10,000 किलोमीटर चलाते हैं, जो कि एवरेज राइडिंग होती है किसी भी बाइक की, अगर आप कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो इसमें ये मतलब हुआ कि इंटरसेप्टर पे आप स्पेंड कर रहे हैं अराउंड 3200 रुपीज़ साल के सर्विसिंग में, और RC390 पर हो जाते थे लगभग 9500 रुपीज़ के आसपास सर्विसिंग कॉस्ट। पॉइंट नंबर 7, इंजन रिफाइनमेंट। अब RC390 बीइंग अ सिंगल सिलेंडर बाइक कभी भी एक ट्विन सिलेंडर बाइक जितनी स्मूथ नहीं हो सकती है, ये मैं जानता था। बट इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक ऐसी बाइक आई है 3 lakhs की प्राइस रेंज में जो इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इतनी ज़्यादा रिफाइंड है। अब हाईवे पर कई घंटे चलाने के बाद आप कहीं ब्रेक लेते हैं तो आपके हाथ में वो नम फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि बाइक इतनी स्मूथ है, इतनी रिफाइंड है कि आप कंफर्ट जोन में रहते हैं और आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आप इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। ये चीज़ RC390 पे नहीं होती थी। मुझे फटीग फील होती थी बिकॉज ऑफ द कंफर्ट एंड दैट इंक्लूडेड द वाइब्रेशन विच इट हैड एट अराउंड 100 और 130 किलोमीटर पर आवर। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 8 जो कि है इंजन टॉर्क। RC390 जनरेट्स अराउंड 44 हॉर्स पावर और इंटरसेप्टर जनरेट्स अराउंड 47, तो वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेजर डिफरेंस है इंजन टॉर्क में, जहाँ 390 प्रोड्यूस करती है अराउंड 36 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, वहाँ पे 650 जनरेट्स अराउंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब इससे नंबर्स का फ़र्क तो आपको दिख रहा है, लेकिन मेजर फ़र्क आपको महसूस होगा विद इन सिटी के अंदर आप हायर गियर्स में लोअर स्पीड में चला सकते हैं। इंटरसेप्टर पर आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जिस भी गियर में आप हैं, क्योंकि इसमें इंजन नॉकिंग का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है। RC390 पर आपको लोअर स्पीड्स में गियर भी डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे वरना इंजन नॉकिंग होती है। तो इससे आप कम थकते हैं सिटी के अंदर, क्योंकि आप गियर शिफ्ट कम कर रहे हैं, आपको क्लच भी कम यूज़ करना पड़ता है। तो ये सर्टेनली एक फैक्टर है इंटरसेप्टर का, जो सिटी राइड्स के अंदर इसको चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 9 जो कि है इंटरसेप्टर के इंजन का डायनामिक नेचर। When you're trying to ride really fast, the bike responds really well to your throttle input. Even when you're trying to ride slow, it isn't a problem. यही एक एस्पेक्ट है इस बाइक का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स था जो मैंने इस बाइक को चुना अपार्ट फ्रॉम एनी अदर बाइक इन दिस प्राइस कैटेगरी, एंड दिस इज सर्टनली समथिंग दैट आई यूज टू मिस ऑन द RC390. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th पॉइंट है बजट. अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बजट, इट doesn't necessarily mean the amount that I'm willing to spend just to purchase the bike, but also the amount that I'm willing to spend on its maintenance. अब 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाने पर मुझे एक और बाइक मिल रही थी, नेकेड बाइक, जो थी BMW की G310R. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस बाइक को लेने के बाद उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, कंसिडरिंग इट्स जस्ट अ 300cc बाइक. उसकी सर्विसिंग में लगते हैं अराउंड 8,000 रुपीज़, प्लस छोटी चीज़ जैसे कि चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब अगर आप सर्विस सेंटर से करवाते हैं तो दैट जस्ट द चेन क्लीनिंग कॉस्ट अराउंड 1,600 रुपीज़, जहाँ रॉयल एनफील्ड में लगते हैं 200 से 250 रुपये. वहाँ पे BMW में आपको सेम चीज़ के लिए स्पेंड करना पड़ेगा अराउंड 1,600 रुपीज़. सो दीज वर द थिंग्स दैट ड्रू मी अवे फ्रॉम द BMW बाइक्स. And finally, I was able to take the decision and buy the Interceptor 650. It's been over a year now and मैंने इंश्योरेंस भी अभी रिसेंटली इस बाइक की करवाई है. इंश्योरेंस में मेरे लगे अराउंड 3,500 रुपीज़, जीरो डेप इंश्योरेंस. तो ओवरऑल इस बाइक के ऊपर खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है. इस बाइक की सर्विसिंग हो, जो बाकी मेंटेनेंस है, इवन द माइलेज इज़ रियली नाइस. हाईवे पर आई ईजिली गेट अराउंड 29 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर.
इनफैक्ट ये माइलेज जो है क्लोज टू RC390 है हाईवे पर। सिटी में आई यूज़ टू गेट अराउंड 18 to 20 किलोमीटर्स पर लीटर RC390 पर, बल्कि इंटरसेप्टर पर मुझे अराउंड 20 से 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आसानी से मिल जाती है मॉडरेट ट्रैफिक में। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर वीकेंड राइड्स एंड रेस ट्रैक्स, RC390 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उस प्राइस में उस लेवल की परफॉर्मेंस एंड हैंडलिंग किसी और बाइक में अवेलेबल नहीं है। If you're looking for a naked bike with that sort of aggressive nature, then Duke 390 is another very good option. These were the 10 reasons why I sold my RC390 and why I went towards the Interceptor 650. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शो योर लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विथ मोर वीडियोज़। Until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.